बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से न सिर्फ ये है कि एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, बल्कि एक साजिश भी हुई है और उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सारा पता चल गया है। और दूसरा हमारा मौजू ये है कि हवा का रुख साबक अरकान असम्बली ने सूंघ लिया है, उनको पता चल गया है कि अब आइंदा मामलात क्या होने वाले हैं। और इमरान खान ने जेल में अब मांगा है, तो क्या मांगा है ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और फिर आरिफ उलवी साहब ने जो कुछ इमरान खान की नाराज़गी दूर करने के लिए फरमाया है उसका कुछ जिक्र होगा। लेकिन असल मौजू जो है ये है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, और उस मुहिम में 3 अनासर शामिल हैं। एक तो वफाकी इस वक्त की निगरान हुकूमत के वो चंद वज़ीर जो टेक्सटाइल माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इमरान खान के दौर में कोई 80-90 अरब रुपए की नाजायज़ सब्सिडी कमाई, और अब फिर उनको कई अरब रुपए की सब्सिडी देने की साजिश चल रही है। पता नहीं इन लोगों में क्या सुरखाब के पर हैं, इनके पास कौन सा जादू है कि हुकूमत इनको किसी फ़ायदे के बगैर, यानी ऐसा नहीं है कि कोई रिटर्न में पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, नहीं, एक खैरात इनको बांटी जा रही है। तो एक तो वो तबका है जो ये चाहता है कि मौजूदा सेटअप, निगरान सेटअप जो है ये कम से कम 1 साल के लिए चले, और इसका एक काबिल अमल तरीका, एक काबिल अमल रास्ता जो है वो ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी वापसी मुलतवी कर दें, ताकि फिर एक इलेक्शन ना होने की फ़ज़ा जो है वो बन जाए, और उसके बाद फिर हम ये 1-1.5 साल के अंदर मज़ीद कुछ मौजे मार सकें। ये जो टेक्सटाइल माफिया, वो ये हाफ़िज़ साहब को पता होगा कि उन्होंने इन चोरों को कैसे निगरान हुकूमत में आने दिया, जिन्होंने हर दौर में पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा है। एक तो वो ग्रोह है। दूसरा, इदारों के अंदर एक तबका मौजूद है, और ये वही तबका है जो इस वक्त भी, जबकि हाफ़िज़ साहब ने एक स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू की है और इसका बड़ी हद तक सद्देबाब भी किया है, लेकिन वो 40-50 अरब रुपए का डाका बलूचिस्तान बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान से मिलता है और जो ईरान से मिलता है, उस बॉर्डर के ज़रिए 40-50 अरब रुपए का डाका हर साल मार रहे हैं, और उनमें कई बड़े बड़े ओहदेदार शामिल हैं। वो भी ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, वो कहते हैं कि मामला इसी तरह चलता रहे, हाफ़िज़ साहब को हम टैकल कर लेंगे, ये उनका ख्याल है। और तीसरा, उसमें पीटीआई के कुछ हामी सहाफ़ियों का एक ग्रुप है। अभी मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने बेशर्म किस्म के झूठे हैं कि इनको झूठ बोलने का तरीका नहीं आता, फिर भी ये बोलते हैं। और ये सारी कन्फ्यूजन, जिसमें मुस्लिम लीग के अंदर से भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जो ज़ाहिर है निगरानों से मिले हुए हैं, जो नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की कमर में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आती। उनका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं, आपको भी कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ग्रुप मौजूद है जो साजिशें कर रहा है। अब कल जो सारा दिन मुहिम चलते रही मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ फोरम पर, कि नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून के मुफाहमती ग्रुप ने मशवरा दिया है कि आप अभी पाकिस्तान ना आएँ। नाज़रीन, ये खबर पता करवाया गया 100% झूठ है। किसी मुफाहमती ग्रुप ने नवाज शरीफ साहब को ना आने का मशवरा नहीं दिया, और झूठ का पोल मैं अभी खोलता हूँ। ये असल में स्टार्ट हुआ मसला रोज़नामा एक्सप्रेस में। इसके फ्रंट पेज पर एक 3 कालमी खबर चलाई गई, छापी गई, ज़ाहिर है, और न्यूज़ ईटर ने तस्दीक नहीं की, जैसे आई वो चला दी। तो इस खबर में 1-2 फ़िक्रे मुलाहज़ा फरमाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खबर घड़ी गई है और घड़ने वाला अनाड़ी है। खबर में लिखा गया है कि मुफाहमती ग्रुप ने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि आप पाकिस्तान ना आएँ, क्योंकि हालात साजगार नहीं, बेरोज़गारी और बेतहाशा बिलों से परेशान अवाम को आपकी वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस फिक्रे को आपने नोट किया? क्या कोई पार्टी अपने कायद को वतन वापस ना आने का मशवरा अगर खुलूस से देना चाहती हो, और वो खुलूस से ये मशवरा दे, तो क्या उसके अल्फाज ये होंगे कि अवाम को आपकी वापसी से कोई दिलचस्पी नहीं? ज़ाहिर है वो तो किसी और तरीके से कन्वे करेंगे ना, कि इस वक्त हमारे हक़ में हालात उतने साजगार नज़र नहीं आते, अभी राय आमा मुतर्रक नहीं है। हालांकि ऐसा माजरा नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में जो कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू किया, वर्कर्स कन्वेंशन का, उनमें हाज़िरी मुस्लिम लीग के अंदाज़ों से ज़्यादा रही है। आप देखिए कि इलेक्शन का अभी माहौल नहीं बना है, और नवाज शरीफ की वापसी में अभी देर है। देर से मुराद है कि 21 तारीख, कल परसों तो नहीं है ना, अभी तो
21 तारीख में 2 हफ्ते बाकी हैं तकरीबन। लेकिन इस सूरत में वो जो एक खुदकार किस्म का जज्बा होता है ना जो उभर कर आता है, वो उसमें और एक वो फजा बनाना ज़बरदस्ती, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अभी ये माहौल भी नहीं बना और अभी नवाज शरीफ की वापसी भी 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के जो वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं उनमें कारकुनों की तादाद इनके अंदाज़ों से ज़्यादा रही है। इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आएंगे और फ़ज़ा इतनी पुरजोश होगी, इसका भी इनको अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसा तो मामला है ही नहीं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक मफरूज़े के तौर पर बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसी बात हो कि अवाम वाकई सर्द महर हों नवाज शरीफ के बारे में और पार्टी ये समझे कि नवाज शरीफ से यही कहा जाए कि आप वापस ना आएँ, तो उसके लिए वो अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करेगी जिस तरह इस खबर में लिखा गया है कि अवाम को आपकी वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पार्टी कह सकती, कोई पार्टी, मुस्लिम लीग नहीं, कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी भी अगर बिलावल को, फ़र्ज़ कीजिए बिलावल अमेरिका हो और पीपल्स पार्टी चाहे वो अमेरिका ही रहें, अभी फ़िलहाल फ़ज़ा ठीक नहीं है, तो क्या वो ये कहेगी कि बिलावल को कि जनाब आप वापस ना आए, अवाम को आपकी वापसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर ये है कि मुफाहमती ग्रुप ने कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ वगैरह लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवाम की नब्ज़ भी देख चुके हैं, अच्छे इस्तकबाल की तवक्को नहीं है। फिर ये वही फ़िक्रें हैं जो कोई पार्टी, कोई मुफाहमती ग्रुप अपने कायद को इस तरह के अल्फाज से पैगाम कन्वे नहीं करती, नहीं कर सकती। और ये इस खबर का झूठ इसी से साबित हो गया कि ये फ़िक्रे, यानी जिस रिपोर्टर की ड्यूटी लगाई गई थी कि तुमने ये खबर छपवानी है, वो उसने अनाड़ीपन से काम लिया, या फिर शायद उसने जानबूझकर ऐसी ज़बान लिखी कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये खबर घड़ी गई है। और इस पर फिर 1-2 चैनल्स ने, बल्कि 2 से ज़्यादा चैनल्स ने इस पर टिकर भी चलाए और ख़बरनामे में भी इसको शामिल किया। ज़ाहिर है एक अखबार में खबर छप जाए तो फिर टीवी चैनल्स को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस पर एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की कि मुफाहमती ग्रुप ने ये कहा है। फिर खबर में तीसरा फिक्रा बड़ा मज़ेदार है, नवाज शरीफ ने रद्द अमल देने से गुरेज किया है। ये इनको कैसे पता चला कि रद्द अमल देने से गुरेज किया? मुफाहमती ग्रुप ने पैगाम कैसे पहुँचाया? कोई टेलीग्राम दिया, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कोई ईमेल किया, या टेलीफोन पर बात की, या वफद वहाँ उनसे जाकर मिला और उनसे नवाज शरीफ साहब को ये सारी बातें कही, और फिर नवाज शरीफ साहब ने रद्द अमल देने से गुरेज किया? क्या मीडिया ने राब्ता किया कि जनाब मुफाहमती ग्रुप की इस तजवीज़ पर आपका क्या रद्द अमल है? हकीकत इसके बरक्स है। मुफाहमती ग्रुप ज़रूर मौजूद है मुस्लिम लीग में, जो ये चाहता है कि एहतसाब के हवाले से हिकमत अमली जो है वो उसको नरम सुरों में रखा जाए, ख़त्म किया जाए। ये उनकी पॉलिसी नहीं है, लेकिन यह है कि उनके सुर नरम रखे जाएँ। लेकिन मुफाहमती ग्रुप ने पिछले चंद दिनों में, या कल या परसों या तरसों, ऐसा कोई राब्ता नहीं किया जिसकी खबर इस अखबार ने दी है। और फिर ये अल्फाज, इस पर तो मज़ीद तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये अल्फाज कोई पार्टी अपने कायद को क्या कह सकती है कि अवाम को आपकी वापसी से कोई दिलचस्पी नहीं है, आप बराए करम ज़हमत ना करें, वहीं रहें, और हमने अवाम की नब्ज़ देख ली है, अवाम हमारे ख़िलाफ़ है। कोई पार्टी ये कह सकती है? जबकि अवाम ख़िलाफ़ नहीं है। और वो आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ का दौरा, मरीम नवाज़ का शायदरे वाला जलसा छोटा था, वो बहुत छोटा जलसा था, और उसकी वजह वो गलती थी जो मुस्लिम लीग वालों ने की कि एक गली में जलसा रखा, और उस गली में फिर जितने लोग आ सकते थे उतने ही आए, उससे ज़्यादा तो उसमें आ ही नहीं सकते थे। अब अगर गली के बाहर 2000, 2500, उस गली के जलसे में 2000 के करीब बंदा मौजूद था, और अगर अब 2000 बाहर भी मौजूद हो, तो वो तो फिल्म में तो नहीं आना, फिल्म तो बननी है, वीडियो तो बननी है उस गैदरिंग की जो जलसा गाह में मौजूद है। तो ये उनकी गलती थी। लेकिन उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने इलाके का दौरा किया और जिस तरह लोग हज़ारों की तादाद में आए, ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग नून के वोटर थे, वो नवाज शरीफ के नाम पर आए थे, और फिर उसके अंदर से एक ड्रामा निकाला गया, जबकि जो मामला था वो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दिया आपको, और राय से भी पता चल गया कि वहाँ को नाले का मसला था, और मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत में 2 धड़े हैं। ज़ाहिर है अगर नाला बनने से कुछ लोगों को फ़ायदा है, तो नाला बनने से कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। तो वो जो नाला बनने का मुखालफ ग्रुप था, वो मुस्लिम लीग की क़यादत में हावी था, और वो नाला बनने नहीं दे रहा था। उसकी शिकायत की, फिर इन लोगों ने आपस में उनकी फिर वो तल्ख़ कलामी भी हुई उस ग्रोह के आपस में, और वो गाली गलोच वाला तो बाबी उठा है सारा, वो तो डब करके वीडियो लगाई गई है। और फिर उस नाराज़ ग्रुप से मुराद ये है कि जो मुकामी क़यादत से खफा था कि वो मसला हल नहीं होने दे रही, उसके जो ख़िलाफ़ ग्रुप था उसको फिर शहबाज शरीफ ने बुला लिया। अब जो अवाम शहबाज शरीफ पर हमला आवर हुए, उनको गालियाँ दी, क्या शहबाज शरीफ उनको बुलाएंगे? और अगर बुलाएंगी तो क्या वो आएंगे? ये सारा एक झूठा प्रोपेगेंडा
चलता रहा और आज तीसरे दिन भी चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि पीटीआई के पास अब इस झूठ को बेचने के अलावा कुछ रहा नहीं। तो ये इस प्रोपेगेंडे के तारों पर थे। अब इसमें दो बातें ये याद रखिए, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। जस्टिस काजी फायद ईसा की मौजूदगी में इस्टेब्लिशमेंट या कोई और ताकतवर अनासर चाहें कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, तो वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। इजाज़त तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेनी है। ऐसी सूरत हाल में जब आप इलेक्शन ना कराना चाहते हो तो आपको एक केस, एक रेफरेंस रखना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये हालात हैं, इन हालात में अगर इलेक्शन कराया तो ये मुसीबत नाज़िल होगी, वो मुसीबत नाज़िल होगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो सारे कानूनी निकात का जायज़ा लेकर फ़ैसला करता है कि ये बात हम कबूल करें या नहीं करें। तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। जो ये लोग कह रहे हैं कि फ़ौज ये चाहती है, वो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक कहानी घड़ी जा रही है कि चूँकि गैर मुल्की अफ़गान, जो गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान बशिंदे मुकीम है पाकिस्तान में, उनको निकालने की मुहिम चलाई गई है, तो इसलिए इलेक्शन लेट हो जाएंगे। भाई, उनकी वापसी की तारीख तो 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर है, यानी इसी महीने के आखिर में वो डेडलाइन, जितने निकल सकते होंगे निकल जाएंगे, बाकी छुप जाएंगे। यही होगा ना। ये तो हम नहीं दावा करते कि वो सारे के सारे, पता नहीं कितने लाख हैं हुकूमत के पास, तो उनके सही अदाद शुमार भी नहीं है, लेकिन वो कई लाख हैं। उनमें से एक बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान वापस चला जाएगा, कुछ हिस्सा नहीं जाएगा, वो यहीं छुप जाएगा मिली भगत से, रिश्वत देकर, जो भी जो तरीक़ाकार होता है। वो तो अक्टूबर की तारीख है, इलेक्शन होने जनवरी में, आगे चले जाएंगे तो फरवरी में हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आगे इलेक्शन जाने वाले नहीं है। लेकिन ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए फैलाया जा रहा है कि एक इंतखाबात की फ़ज़ा ही को मशकूक करके नवाज शरीफ की वापसी भी रोकी जाए। अब आप इनकी मायूसी देखिए कि इनकी पीटीआई की अब सारी उम्मीदें दो चीज़ों पर थी। एक ये थी कि इलेक्शन ना हो और पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो दगरगू हों, और दूसरी ये थी कि कुछ ऐसा काम पड़ जाए कि नवाज शरीफ साहब वापस आने का इरादा फिर मुलतवी कर दें। ये दोनों उम्मीदें उनकी पाश पाश हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में 24 रुपये बढ़ी है, 24-25 रुपये बढ़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगरचे इसको मज़ीद कम होकर 250 रुपये तक आना चाहिए, बल्कि इससे भी कम होना चाहिए, लेकिन हम चाहिए वाली बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो हो गई है। पीटीआई को कतन 1% भी ये तवक्को नहीं थे कि डॉलर की कीमत आएगी। वो तो उनके टीवी चैनल, उनके एंकर पर्सन, उनके मीडिया पर्सन, उनका सोशल मीडिया तो ये मुसलसल खबर सुना रहा था कि डॉलर 400 रुपये तक जाएगा। अब जब वो 283-84 पर आ गया है तो उनके होश उड़ गए हैं कि ये क्या बना। ये खैर अलग बहस है कि इस डॉलर की कीमत में एक नुमायां कमी का आवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं पहुंचा। ये हाफिज साहब के देखने की बात है। वो जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वलायती खाने के शौकीन और दौरे करने के शौकीन और सैर व सयाहत के शौकीन, उनकी बस की बात है ना, उनकी ये दिलचस्पी का मौजू है। चुनांचे हम हाफिज साहब से ये अपील करेंगे कि डॉलर की कीमत में अगर 25 रुपये कमी आई है तो ये इसका कुछ नतीजा, कुछ असर, कुछ इसके समरात अवाम को मुंतकिल होने चाहिए। दूसरा, उनकी तवक्को थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। तीसरी, उनकी तवक्को थी कि नवाज शरीफ साहब मुलतवी कर देंगे अपने आने का फ़ैसला। और उनकी उम्मीदों को उस वक्त कल एक कुमक पहुंची जब ये वहाँ के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई कि नवाज शरीफ साहब के दिल के मसाइल अभी ठीक नहीं हुए, उन्हें लंदन और पाकिस्तान में फॉलो अप इलाज की ज़रूरत है। तो उन्होंने पता नहीं इस मशवरे का मतलब क्या लिया। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये कहाँ लिखा है कि उनको सिर्फ बरतानिया ही में इलाज दस्तयाब होगा, उनको बरतानिया या लंदन में रुक कर ही इलाज कराना चाहिए। उन्होंने तो साफ अल्फाज में लिखा है कि बरतानिया और पाकिस्तान, लंदन और पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान आ सकते हैं और वो इलाज की कंटिन्यूटी पाकिस्तान आकर भी जारी रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं है। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब कल परसों मेरा ख्याल है वो लंदन से रवाना हो रहे हैं। कल परसों तरसों इन 2-3 दिनों में किसी दिन भी वो लंदन से रवाना हो जाएंगे पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो जाएंगे सऊदी अरब, जैसा कि मैंने कहा। और सऊदी अरब और कतर और अमारात, और इस दौरान चीन का भी इम्कानी दौरा हो सकता है। और ये 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा अमल, इसमें वो उम्रा भी अदा करेंगे। इसके बाद फिर वो पाकिस्तान आएंगे और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इनकी मायूसी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके साथ ही प्रोपेगेंडा मुहिम भी बढ़ती जाएगी ताकि कन्फ्यूजन बरकरार रहे। और इस कन्फ्यूजन में निगरान हुकूमत का भी हाथ है, जो मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करने के लिए कुछ सख्त बयान जारी नहीं कर रही। नाज़रीन, हवा का रुख मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं या
سیاستدان ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اکثر اوقات یا بعض اوقات جیسا بھی آپ سمجھ لیں بہت ویل کنیکٹڈ صحافیوں یا میڈیا پرسنز کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جب ایک دو مرتبہ جب یہ لوگ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اپنے تعلقات کا تانا بانا بن لیتے ہیں تو ان کو پھر ہر اس جگہ سے اطلاع مل جاتی ہے جہاں سے اطلاعات آتی ہیں اور جس ہوا کے رخ کی میجرمنٹ پیمائش کی جاتی ہے یا اس کو سمیل کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ جرنلسٹ حضرات سے بھی زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت سابق ارکان اسمبلی کی ایک بڑی تعداد نے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، بہت بڑی تعداد نے مسلم لیگ سے رابطے کیے ہیں کہ ہمیں لے لو۔ مسلم لیگ کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ غیر مشروط طور پر شامل ہو جائیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے۔ غیر مشروط طور سے مراد یہ ہے کہ ہم ٹکٹ دینے کا وعدہ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ٹکٹ آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے ٹکٹ کسی اور کو ملے، ٹکٹ کی شرط آپ نے نہیں لگانی۔ تو کل 3 ارکان صوبائی اسمبلی نے، انتصار بھٹی ہیں، حسن انصر ہے اور نگہت انتصار صاحب ہیں، 3 سابق تینوں پی ٹی آئی کے ہیں، تینوں پی ٹی آئی کے ارکان نے مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ اب شاہدرہ سے کچھ شہزاد کھوکھر صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی اے، وہ بھی پی ٹی آئی سے مستعفی ہو گئے اور پی ٹی آئی سے اب جڑے رہنے والے ایم پی ایز کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، اور وہ سب کے سب تو نہیں، لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ اگر 100 ہیں تو ان میں سے 90 کا رابطہ اس وقت مسلم لیگ سے ہے۔ تو وہ شش و پنج میں ہے کہ ٹکٹ ملنے کا وعدہ نہیں ہے، ہمیں مسلم لیگ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ہے ہوا کا رخ، اور ہوا کے رخ سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، 2 باتوں کا پتہ چل گیا ہے، ورنہ اتنا پری میچور یہ فیصلہ اس طرح کے ارکان اسمبلی نہیں کیا کر سکتے۔ پوری پاکستان کی ہسٹری نکال لیں، غیر یقینی حالات میں یہ اپنے کارڈ ہولڈ کر لیتے ہیں۔ تو ان کو 2 باتوں کا پتہ چلا ہے۔ پہلی بات کا یہ پتہ چلا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے، اسی لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کا رخ کیا ہے۔ کچھ اس میں یقیناً پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوں گے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، دوسرے صوبوں کا معاملہ ذرا اس کی نوعیت الگ ہے۔ مسلم لیگ نون سے رابطے کرنے کا مقصد ہی یہ، مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو ایک تو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے، اور دوسرے یہ بھی پتہ چل گیا کہ الیکشن میں کون سی پارٹی جیتے گی، اور اس چیز کی رپورٹ پوری کی پوری نواز شریف صاحب کو بھی ہے۔ یہ کنفیوژن میرا اندازہ ہو سکتا غلط ہو کہ یہ زیادہ دن چلے گا نہیں، 2-4 دن چلے گا، اس کے بعد اس کی شدت کم ہوتی ہوئی جائے گی۔ ناظرین، اب آپ نے انقلاب کے جو قائد ہیں ان کے بارے میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو تازہ ملاقات ہوئی ہے ان کے وکیلوں کی، اس میں عمران خان باقاعدہ رویا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک تو خیر وہی بات کی نا کہ وہ بشرا بی بی سے کہو اور جمائمہ کو پیغام بھیجو، مجھے نکالو، یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا کہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہا ہے کہ جناب ایک تو اب بڑی دلچسپ بات ہے، ایک تو کہ مجھے کھانا میری مرضی کا نہیں مل رہا، بد ذائقہ کھانا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کھانے کی مقدار بھی کم ہے، اور وکیلوں نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان کو ٹھیک کھانا نہیں دیا جا رہا۔ بھئی ٹھیک کھانے سے کیا مراد ہے؟ جیل کا مینیو، جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ اب وہ چونچلے اس کے ختم کر دیے گئے ہیں کہ دیسی گھی، دیسی مرغا، دیسی مٹن، انڈے سلائس، ٹوسٹ اور مکھن اور تازہ فروٹ سلاد، وہ ٹھیک ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سارا بل میں دوں گا، اور اس نے بل دیا بھی، 1 مہینے کا بل اس نے 35,000 روپے کا دیا، تو وہ پتہ نہیں ختم ہو گیا یا بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ مہینہ مکمل ہونے سے بہت پہلے ہی اس کو اڈیالہ بھیج دیا گیا۔ مہینے سے مراد یہ کہ جب اس نے 35,000 روپے دیے اس کے بعد سے مہینہ پورا نہیں ہوا، تو اس وقت وہ چونچلے وہاں تھے، لیکن جب جے آئی ٹی نے کنفرم کر دیا کہ مرکزی ملزم یہی ہے، اور پھر کل جو پریس کانفرنس عثمان ڈار نے کی کروائی گئی یا خود کی جو بھی آپ سمجھ لیں، نتیجہ ایک ہی ہے، اس نے جو کچھ انکشافات کیے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کے جیل میں لاڈ پیار اب ختم۔ چنانچہ وکیل بھی رویا سے مراد یہ کہ آنسوؤں سے نہیں رویا، لیکن گلوکیر لہجہ تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ ایک تو سیل چھوٹا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، سیل چھوٹا نہیں ہے، سیل جتنے دوسرے ہیں اس جیل میں اتنا ہی سیل ہے۔ دوسرا کہا کہ اندھیرا ہے، یہ بھی کوئی استثنائی بات نہیں ہے، اس جیل کے سارے سیل ہی ایسے ہیں جہاں پوری روشنی نہیں ہوتی، اتنی روشن دان نہیں ہے۔ تیسرا کہا کہ سمیلی ہے، یعنی اندر سے سمیل آتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں اب خوشبویات تو نہیں چھڑکی جائیں گی نا۔ 9 مئی کے مرکزی ملزم کے لیے جیسی سمیل دوسرے قیدیوں کے لیے ہے، ویسی سمیل اس کے لیے کوئی اضافی سمیل وہاں نہیں ڈالی گئی۔
یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہاں گدھے کا گوبر ڈال دیا گیا ہے، گدھے کی لید ڈال دی گئی ہے یا کچھ اور ڈال دیا گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسی سمیل دوسروں کے لیے ہے، ہاں یہ تھا کہ اٹک جیل میں اس کو چونکہ بہتر سیل دیا گیا تھا، وہاں سمیل بھی نہیں تھی اور وہاں اس کو کھانا کے لاڈ پیار بھی تھے اور روشنی بھی تھی، تو وہ چیزیں اڈیالہ میں جو ہیں وہ ہیں، اور اس کو کوئی رعایت، کوئی چسکا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جو کھانا ہے جیل کا وہی ملے گا۔ اگر دال چنی کی ہے تو وہ چنے کی دال ملے گی، اگر آلو بینگن ہے تو آلو بینگن ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کی حلوہ پوڑیاں، حلوے مانڈے سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ ہمدردی کی جگہ ہے، یہ افسوس کی جگہ ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ شخص جو کہا کرتا تھا کہ میں نے نواز شریف کے کمرے سے ٹی وی بھی اتار دینا ہے اور اے سی بھی اتار دینا ہے، اب وہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھے کھانا پورا نہیں مل رہا۔ ایک تو جو مل رہا ہے وہ بد ذائقہ ہے، یعنی معیاری نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پورا بھی نہیں مل رہا۔ پورے کی تو ہر بات ہی وہ لمبی کہانی ہو جائے گی۔ خود پی ٹی آئی کے لوگ، ان کے جرنلسٹ اور ان کے وکیل یہ سب بتاتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو لہجے میں بتاتے ہوں گے، کہ جب بھی کسی دعوت میں جس میں 10 15 20 یا 8 10 آدمی بھی ہوں اور عمران خان کو بھی اس میں بلایا گیا ہو، تو عمران خان اس مجلس میں بیٹھتے ہی کھانا شروع کر دیتا تھا، بجائے اس پروٹوکول انتظار کے۔ ایک وہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ جب سب مہمان بیٹھ جائیں تو پھر کھانا شروع کیا جاتا ہے۔ باقی مہمان ابھی بیٹھے نہیں ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ اپنی نشستوں پر ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں۔ یہ موصوف ڈٹ گئے اپنی میز پر اور کھانا شروع کر دیا۔ باقی سارے حضرات نے پھر کھانا کھایا، بعد ازاں کھانا کھا کر فارغ بھی ہو گئے۔ جس نے سگریٹ پینا تھا سگریٹ پی لیا، جس نے باتھ روم جانا تھا باتھ روم ہو کر واپس بھی آ گیا، اور یہ موصوف جو ہیں ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور کھانا کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو میں نے اس کے جواب میں کی کہ یہ جو اس نے کہا کہ کھانا کم مقدار میں ملتا ہے، تو اس کو کھانا آپ 6 مرتبہ دیں تو یہ اس نے یہی کہنا ہے کہ کھانا کم مقدار میں مل رہا ہے، اس کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں کوئی اس میں خبریت نہیں ہے، لیکن عارف الوی نے جو عمران کی ناراضگی اور ڈانٹ، جو عمران نے کہا کہ اس نے مجھے موجوز کیا، علیم خان نے باہر آ کر کہا، اور اس کو گویا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اپنی بارگاہ سے، بارگاہ کون سی جو اڈیالہ جیل میں لگی ہوئی ہے، تو عارف الوی نے اس پر پھر ایک خفت مٹانے کے لیے، وہ ایک مٹی جھاڑنے کے لیے ایک بات کی کہ جناب عمران خان تو بڑا محب وطن ہے، اس سے بڑا محب وطن میں نے نہیں دیکھا۔ ویسے یہ غلط کہتا ہے، اس سے بڑا محب وطن وہ احسان اللہ احسان تھا۔ عارف الوی کو بتانا چاہیے تھا کہ احسان اللہ احسان کے بعد دوسرا بڑا محب وطن میں نے عمران خان کو دیکھا۔ یہ ہو سکتا ہے اپنی ترتیب میں وہ صحیح ہو کہ عمران خان نہیں، عمران خان زیادہ بڑا ہے، احسان جو تھا وہ چھوٹا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل بات جو مدعے کی عارف الوی نے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹیاں حصہ لیں، بشمول پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی۔ بھئی تمہارے چاہنے کی کسی کو ضرورت نہیں، کسی نے تم سے فرمائش نہیں کی کہ تم کیا چاہتے ہو، تم ایک غیر متعلق آدمی ہو اور تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔